नमस्कार, दैनिक जागरण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी सिनेमा में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो वो स्क्रीन पे आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या फिर लगता है कि अब ये अपने कारनामों से कुछ ऐसा करेंगे जो सामने वाले हीरो को पटक देगा। तो ऐसे ही कलाकार आज हमारे साथ हैं विनीत कुमार जी। विनीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो विनीत जी, इस बार आप निर्मल पाठक की घर वापसी लेके आ रहे हैं। ये शो तो आपके बिहार से जुड़ा हुआ है, आपकी जड़ों से जुड़ा है, तो कैसा कनेक्ट फील किया जब ये सुना, इसके बारे में जाना? बैकग्राउंड जो है, इसका बैकड्रॉप जो है बिहार ज़रूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे इस देश के किसी भी क्षेत्र में आप रख दें, समस्या वही है कि लोग भागते हैं, भागते रहते हैं और युद्ध करने के लिए रुकना पड़ता है। इसीलिए मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि माँ कहती है कि जाना आसान है, रुकना मुश्किल है, रुक के लड़ना मुश्किल है। और ये की पॉइंट हमको लगता है कि वो लड़का रुकता है और रुक के लड़ता कैसे है। जाहिर है ये लड़ाई जो है वो कोई कमर्शियल हीरो जैसा नहीं है, एक आम लड़के की तरह है कि जो कैसे छोटी छोटी चीज़ों के विरुद्ध जो है वो खड़ा होता है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से वो बोलता है। मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें लगता है कि हम सिर्फ बातें करते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम बाहर निकल के किसी के सामने खड़े हो कि ये नहीं कह पाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि ये कहने से अचानक कोई चीज़ बदल नहीं जाती है, धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन कहने के लिए आपको रुक के बोलना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे समय में ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक सरल सी कहानी है जहाँ लड़का जो है वो सामाजिक कुरीतियों से जो है वो लड़ने की कोशिश करता है, जिसमें छोटे से लेके बड़े लोग तक हैं, उसके दोस्त से लेके उसके बाप के उम्र के लोग हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए जो है एक मनोरंजक और साथ ही साथ एक ख़ास तरह की समझ जो है पैदा करेगा। पर बतौर कलाकार कभी आपको लगता है कि इन कुरीतियों के खिलाफ आप कभी उठ पाए हैं, बोल पाते हैं, या आपने एक परिवर्तन लाने की कोशिश की? मैंने रुक के ही नहीं, हम लोगों ने, वो ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद वो एक क्रांति थी। अब मैं उससे थोड़ा मतभेद रखता हूँ। वो था जेपी मूवमेंट। मैं उस समय कॉलेज में था और 74 से लेके 77 तक लगातार जो है मैं उस मूवमेंट में साथ था। वैसे अगर देखा जाए तो युद्ध जो है, जो लड़ना है, वो सबसे पहले घर से शुरुआत होती है और मैंने अपने घर से शुरू किया। मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं था कि मैं थिएटर करूं, इसलिए नहीं कि उनको थिएटर से कोई ऐसा चिढ़ या कुछ, उस ज़माने में ऐसा कुछ था भी नहीं पटना शहर में कि थिएटर क्या और ये वो। उनका कहना था करोगे क्या। तो एक पिता की वाजिब एक समस्या थी कि भाई इसको करके तुम जीवन कैसे चलाओगे, उस वक्त नहीं समझ में आता था। लेकिन मैंने करीब 8 साल मैंने स्टैंड लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं यही करूँगा, मुझे यही करना है। मेरी बातचीत 8 साल नहीं हुई उनसे। वो माँ के थ्रू बात होती थी, वो ट्रायंगल बनता था। वो माँ से बोलते थे, माँ उन्हीं के सामने हमसे बोलती थी, हम माँ से बोलते थे, माँ मेरे ही सामने उनको बोलती थी। सुन रहे हैं? ये बहुत घरों में होता है वैसे कई बार। तो लड़ाई, लड़ना जो है वो एक तरह से देखा जाए तो
आसान लोगों ने बना दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो लड़ किसके लिए रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हो। क्या उसके पीछे आपके व्यक्तिगत कारण हैं, या सोशल, या पॉलिटिकल? अगर ये इसकी समझ नहीं है तो वो लड़ाई व्यर्थ है। बिल्कुल। तो हम पुराने लड़ाके हैं। अब चूंकि ऐसा लगता है कि एक उम्र हुई तो थोड़ा कम ही बोलते हैं इस सब में। ऐसा लगता है कि अब क्या समझाएं। मैं वैसे समझाता ही रहता हूं। शूटिंग में मेरी समस्या ये है कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे आप लोग वहां मौजूद रहिए, और जब काम चल रहा है तो मोबाइल किनारे रख दीजिए। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, वो कहता है कि भाई आप मत कीजिए, हमको करने दीजिए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मोबाइल की वजह से आप जो सोच सकते हैं, जो कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वाकई दिक्कत तो होती है। बिल्कुल। ये औजार जो है हमें बर्बाद करने के लिए दिया गया है। बिल्कुल। तो ऐसी ढेर सारी चीजें जो हैं, लड़ाइयाँ रोज चलती हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल। कि भाई आप लोग जो है लाइन याद क्यों नहीं करते हैं, आप समझते क्यों नहीं हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो आपने शॉट के पहले बात क्यों नहीं किया। शॉट में आप क्यों पूछते हो क्या करना है, या क्या चाहिए, या इसे कैसे करें। इसका मतलब आप इक्विप्ड नहीं हो। तो उनको लगता है कि मतलब मैं लगातार यही करूं। भाई आपका प्रोफेशन है, आप इससे पैसा कमाते हो, आपका घर चलता है, और अगर आप ये नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल। आपने भाषा की बात की है तो आपने साउथ में भी काम किया, हॉलीवुड भी काम किया है, हिंदी में तो आप महारथी हैं ही हिंदी के। लेकिन भाषाई दिक्कतें एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल पैदा करती हैं जब वो दूसरी इंडस्ट्री में जाता है। बहुत सारे एक्टर कहते हैं वो इसलिए रीजनल लैंग्वेज नहीं करते हैं क्योंकि इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते हैं। तो लैंग्वेज सीखना भी ये कहीं ना कहीं ज़रूरी मानते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए साउथ में मैंने जितने भी काम किए हैं, मैंने विलन किया है। विलन में इम्प्रोवाइज एक ही चीज होती है, ए आ ओह बस। टिपिकल एक वो खाके में वो रहता है, और इससे ज्यादा उसको इम्प्रोवाइज नहीं करना है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने वहाँ कई बार लोगों ने कहा कि कॉमेडी आप क्यों नहीं करते हैं, आपका टाइमिंग, आपकी कॉमिक सेंस बहुत अच्छी है। हम बोले नहीं, मैं भाषा नहीं जानता हूँ। तो उस भाषा नहीं जानने की वजह से हम उसका खेल नहीं खेल सकते कि शब्द को कैसे हम कहाँ पॉज कर दें जिससे कि वो एक नया खेल में बदल जाए। तो इसलिए भाषा का जानना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं जब कोई कहता है ये हरियाणवी कैरेक्टर है, या मराठी कैरेक्टर है, या पंजाबी है, मैं रुक जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कैरिकेचर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली बिहार का ही रोल करूं। मैं हिंदी बोल सकता हूं, लेकिन पंजाबी होना, गुजराती होना, और उस गुजराती का हिंदी बोलना, उसके न्यूआंसेस जो गुजराती जानेगा वो मैं नहीं जानूं। मुझे लगता है इतने गुजराती एक्टर हैं, इतने पंजाबी एक्टर हैं, इतने मराठी एक्टर हैं, उनको लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है लोग इस बात को समझते नहीं हैं, और मुझे अधिकतर जगहों पे वो कैरिकेचर जैसा लगता है कि वो कैरिकेचर कर रहे हैं उस भाषा का। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक सवाल थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। आपने कहा था जब आप एक्टिंग में आ रहे थे आपके फादर को पसंद नहीं था, लेकिन और आपने भी एक जगह कहा था कि आप इसलिए 9 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको बाबूगिरी नहीं करनी थी, साइन नहीं करना था। हाँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है, ऑटोग्राफ भी साइन करना है, तो ये अनुभव कैसा? मैं नहीं करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता हूँ। जनरली जब काम खत्म हो जाता है तब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। अब थोड़ा माइल्ड हो गया हूँ, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता हूँ और आंख बंद करके साइन करता हूँ। मैंने लॉ किया है, तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूँ तो मुझे लगेगा ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फेवर में नहीं है तो मैं साइन ही नहीं करूँगा।
इससे पहले मैंने टेलीविज़न किया इतना, कभी मैंने साइन नहीं किया। मैंने कहा मेरी ज़ुबान है कॉन्ट्रैक्ट, तो जब पैसा देना होता है तो एक ऑफिशियल वो है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा, तो जब काम खत्म होता है मैं साइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो कि आप आ जाए साइन कीजिए, मैं साइन नहीं करता हूँ। मैं नहीं करता था कि आप आ जाए हैं तो वो रजिस्टर लेके घूमता था साइन। हम बोले अबे क्लर्क हूँ क्या कि साइन ले रहे हो? बोले तो हम बोले तुम कर लो साइन। तो कितने लोगों ने कहा कि आपके जो हैं इतने दिन थे और इतने दिन जो हैं, बोले यार मेरे तुम अगर 10 दिन चोरी कर लोगे तो उससे मैं भिखारी नहीं हो जाऊंगा और नहीं वो अमीर हो जाएगा। कर लो, वो देखता है, जवाब उसको देना है। मैं मंदिर नहीं जाता हूं, बार बार मैं जो ये कर रहा हूं इसकी वजह ये नहीं है कि मैं मंदिर जाता हूं या चंदन हल्दी टिकली घंटी ये करता हूं, नहीं, मैं मंदिर नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि मेरा मानना है कि अगर जिसकी उपासना आप करते हो, अगर उसकी वैचारिक समझ आपको नहीं है तो आप मूर्ख हो, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम शिव की, मैं शैव हूं, मैं शिव की उपासना करता हूं, मैं शिव जैसा कोशिश करता हूं कि मैं बनूं, कि जब आप शिव को, महादेव को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आदमी मिनिमल फैसिलिटी में रहता है, इसके आर पार दिखता है। मैं बिल्कुल वैसा ही बनने की कोशिश करता हूं। मैं सच बोलता हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं कमिटेड हूं। मेरे अंदर जो है वही बाहर है। इसीलिए मैं पार्टियों में या ऐसी जगहों पे बहुत कम जाता हूं, क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। इसीलिए मैं स्क्रीनिंग देखने नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल सकता है, मैं नहीं जाता हूं। तो मुझे लगता है कि मेरा महादेव मेरा है, मेरा महादेव आपका नहीं हो सकता है। आपका महादेव आप खुद खोजोगे, तो वो खोज जो है यही उसको पाने का तरीका है। अगर हम उसे नहीं खोजे, मंदिर में जाकर मत्था पीटते रहे, तो उसे क्या हासिल होने वाला है? कुछ हासिल नहीं होने वाला है। श्रद्धा है लोगों की, जाते हैं, उनसे पूछिए कि क्या हासिल हुआ तुम्हें। तो इसी पे मैंने जो है बहुत पहले ऐसे ही सोच दिमाग में सोचते रहते हैं, चलता रहता है। तो मुझे लगा कि जहां आपका राम है वहीं आपका रावण है, तो हमें पहले अपना रावण खोजना पड़ेगा, तभी हमें अपना राम मिलेगा। वरना हम अपने राम का इस्तेमाल रावण की तरह करते रहेंगे। कितने लोग राम खोज पाते हैं, अपना रावण खोज पाते हैं। आपके जो निगेटिव फोर्सेस आपके अंदर हैं, आपको पता ही नहीं है। आप सोचिए कि जय श्री राम बोलने पे समस्या हो जाती है या अली बोलने पे समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है लोगों को? राम श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, अली श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। दिक्कत क्यों होती है? इसलिए होती है कि जो बोलता है उसने न अली को खोजा न राम को खोजा, वो उसका आतंक बोलता है। पर आप जिस शर्तों पे काम करते हैं, इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक सरवाइव करना आसान रहा? बहुत आसान है। ये शहर जो है, खास करके बंबई शहर, यहाँ पैसा कमाना आसान है। वाकई ऐसा है? आप दरअसल कुछ बनना चाहते हो, बनना जो है वो समय है। 2 रोटी खाना सुबह, 2 रोटी शाम खाना, वो देता है। ये शहर सबको देता है। आप उस पर जियो, आपको समस्या नहीं होगी। मैं साल भर काम नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? अरे बाकी लोग भी तो हैं, उनसे काम करने दो। तो आप क्या कर रहे हो? बोले मैं आराम कर रहा हूं। मैं जो पैसा कमाता हूं उससे मैं ही अगर आराम ना करूं तो पैसा किस काम का? तो खटिया पे लेट के आराम करना ये एक आनंद है, और मैं अपने आराम करने का पैसा देता हूं। मैं चाहूं तो शूटिंग कर लूं, पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आराम करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। और मुझे समस्या बहुत होती है। लोग कहते हैं अरे बड़ा बकवास करता है, अरे यार बड़ा टेढ़े दिमाग का है, अरे यार बड़ा गुस्सैल है, अरे यार वो ऐसा है, अरे यार ऐसा है वैसा है।
लेकिन उठा के ले जाने वाले लोग हैं, नहीं आप ही करोगे, तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं जब ज़रूरत होती है आप कुछ न कुछ परोस ही देते हो। तो हम जीवन जीने के लिए काम करते हैं। हम काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू दें, हम काम इसलिए करते हैं कि हम धन कमाएं और परिवार और अपने आसपास के लोगों की समस्याएं, सुरक्षा और उनके साथ आनंद करें। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, अब हम 1.25 करोड़ की गाड़ी खरीद लें, 20 लाख की घड़ी खरीद लें, पूरा अटायर जो है वो 25-30 लाख का हो, तो समस्या होगी आपको, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आप दिखाने के लिए कर रहे हो। इसीलिए मैं जब लोग मिलते हैं, तो बच्चे मिलते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपना व्यक्तित्व रचो, व्यक्तित्व से पहचाने जाओगे। अगर वर्साची से या वो जो घड़ी आती है महंगी वाली उससे, या अपनी बड़ी गाड़ी से अगर पहचाने जाओगे, या अपने स्टाफ से पहचाने जाओगे, या जो तुम्हें ऊपर वाले ने जो सत्ता दी है, जो समय तुमको दिया है, उससे पहचाने जाओगे, तो ये कल चला जाएगा। फिर कहाँ रहोगे तुम? मैं कितने सालों से इसी गमछे में घूम रहा हूँ। लोग कहते हैं विनीत भाई आ गए, अरे विनीत आ गया, अरे दद्दू आ गए, भैया आ गए, अरे आ गए आप। और क्या चाहिए आपको? मैं पैदल आऊं, गाड़ी से आऊं, फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो व्यक्तित्व रचना जो है मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है बनिस्पत की सत्ता पाना। पर अपने शहर जाते हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि एक पहचान है, एक नाम है, चीजें हैं। अरे वो हमको फिल्मी पसंद नहीं है, वो दरअसल सब लोग फिल्मी कहानी, तो हम तो निकलते ही नहीं है। और मेरे समय के सब बुढ़े हो गए हैं, सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी अभी उसी सोच में हैं। अरे भी नहीं तुम, अरे दादी क्या कर रहे हो? अब मैं यार क्या कर रहे हो, मतलब अब हम उसको इंफॉर्मेशन दें क्या कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी। हाँ, और हमको जो है वो मेरे पुराने दोस्त अब बहुत कम रह गए हैं, जो हमको जब बोलते हैं ना रे बिनितुआ, हमको बहुत आनंद आता है। ये जो बचपन से अपनी दोस्ती के बीच में जो रहा है, जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत बचपन का दोस्त है, जावेद सैयद नसीम अख्तर, वो बहरैन में अभी, वो बहुत ज़माने से मिडिल ईस्ट में है। वो मतलब मेरे जीवन की एक ताकत है। क्यों ताकत है? क्योंकि मुझे लगता है कि जावेद मेरे लिए, मेरे सामने हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा है शकीब, वो इतना आलसी है कि उससे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों? वो आलसी है आलस उसको। दरअसल मेरा पूरा जीवन जो है ना, बचपन जो है वो मुसलमानों के बीच बीता है। हम 5 दोस्त थे, अभी भी हैं, जावेद, शकीब, अली रज़ा, आफ्ताब और हम। आफ्ताब प्रिंसिपल है करीम सिटी कॉलेज का जमशेदपुर में, अली रज़ा दिल्ली में है, शकीब ने बैंक छोड़ दिया है, अब वो उसका बड़ा बिजनेस है। सब लोग हैं, पटने में लोग हैं। आनंद है, जीवन का आनंद तो रहता है, वो आनंद आपको लेना पड़ता है। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता है, आपके अंदर से वो पैदा होता है और आप उसका आनंद लेते हैं। कि पुराने गलियों में, अपने पुराने स्कूल के पास घूमना, उन गलियों में घूमना, उन सारे जगहों को देखना कि भाई ये ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा बदल गया, ये हो गया। तो आनंद आपको कैसे लेना है, ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो आप जीवन में आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। पर एनएसडी में भी आपके दोस्त हैं, इंडस्ट्री में भी तो? हाँ, दोस्त हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू के दौर की बात किए। एनएसडी में मेरे दोस्त में जो सबसे करीबी जो थे वो केनिथ देसाई, तिग्मांशु धूलिया, नवनीत निशान, संजय मिश्रा और मैं। ये आज भी दोस्त हैं। तिग्मांशु धूलिया तो बहुत बड़े आदमी बन गए। बिल्कुल। कब से वो काम कर रहा है, मैंने अभी काम किया उसके साथ। द ग्रेट इंडियन मर्डर।
द ग्रेट इंडियन मर्डर। क्योंकि मेरा मानना है कि दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि हम भी थोड़ा एरोगेंट हैं, इगोइस्ट हैं, तो वो टकराहट जो है कभी भी हो सकती है। अब हम और वो दोनों जो हैं इससे थोड़ा मुक्त हैं, तो आराम से काम कर पाते हैं। पर इंडस्ट्री में दोस्ती और काम को अलग रख पाना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। जिस समय ये नहीं होगा, हम उस समय वहां से विड्रॉ कर जाएंगे। कि बंद कमरे में जो हम कह रहे हैं वो अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम आगे बात नहीं कर सकते। सब सुनते हैं। संजय मिश्रा, अभी कल ही उसका फोन आया, तो हम चूंकि उम्र में बड़े हैं तो सबको सुना देते, तो सब हंस के टाल जाता है। बिल्कुल। तो अलका जी भी एनएसडी से हैं, कुछ अलका यादें है। खास हुई? यादें तो बहुत होती हैं ना। अब देखिए, हम लोगों की यादें कुछ ऐसी होती हैं कि उसको आप खास करके स्कूल कॉलेज में कि भाई अलका, अब जाहिर है कि मुझे ये लगता था कि 2 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां थी मेरे बैच में। वाणी सिंह थी, वाणी सिंह पैर छूती थी, तो वो मेरे लड़की की कैटेगरी से उसको हमने अलग कर दिया। अणिमा थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी अलग हो गई। वो भी अलग हो गई। अलका जो है, चूंकि अलका की शादी जहां हुई थी वो भी मित्र थे, सीनियर थे हम लोगों के, लाला भाई। और अलका जो है वो बहुत एनर्जेटिक थी और आर्ट एंड कल्चर से एक गहरा लगाव था उसका। सिर्फ नाटक के अलावा भी जो है उसके अपने संगीत में वो बहुत सुनती थी। तो हमने वो कुमार गंधर्व बहुत सुनती थी, भीमसेन जोशी सुनती थी, तो बड़ा मजा आता था। हम गए, यार तुम्हारे टेस्ट तो बड़े कमाल के हैं। तो अलका भी है। अलका तो मतलब सब प्रेम भाव है, सब आनंद है। मतलब आते ही मैंने पूछा ना, अरे अलका कहाँ है? बिल्कुल। तो हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। एक जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर जो हैं वो मेरे कंटेम्प्रेरी, यानी हम लोग कंटेम्प्रेरी थे थिएटर में। 74-75 से कर रहे हैं काम साथ। वो मेरे बहुत प्रिय हैं। वो प्रोफेसर हैं कॉलेज में हिंदी के, और अभिनेता हैं, अद्भुत अभिनेता हैं। बहुत जब बैठते हैं तो हिंदी में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने ब्रह्म राक्षस पढ़ा मुक्ति बोध का, तो ये 2008 की या 9 की बात होगी। मैंने फ़ोन किया जावेद को, मैंने कहा जावेद मुझे ब्रह्म राक्षस समझ में आ गया। बोले अरे तुम तो बहुत पहले से जानते हो। हम बोले नहीं, अभी समझ में आया है। तो मैं जिस चीज़ को 77-78 से पढ़ रहा हूँ वो मुझे 2008 में समझ में आया। तो पढ़ना और समझ में आना, ये फ़र्क जब होता है तो कुछ मित्र जैसे जावेद साहब हैं, उनसे साझा करते हैं और कहते हैं कि देखिए, यहाँ मेरे छोटे भाई जैसे मनोज वर्मा हैं, विमल हैं, अच्छा बहुत सारे नाम हैं। यानी मतलब नाम इसलिए मैं नहीं लेता हूँ कि मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूंगा, अबे मेरा नाम तूने छोड़ दिया। दीपराज नाणा हैं, तरुण शुक्ला हैं, ये सब लोग इस शहर में बहुत लंबी कतार है मेरे समाज की, और सब मेरे प्रिय हैं और उनके लिए हम प्रिय हैं। लेंसेज से भी आपको काफी लगाव है, तो हाँ, लगाव है। वो लगाव इसलिए है क्योंकि संजय मिश्रा के यहाँ जब मैं जाऊं तो वो तस्वीर खींचता है, बहुत अच्छी तस्वीर खींचता है। तो उस देखूं कि खूबसूरत मुझे तो लगी यार ये कमाल है यार, ये सही है, ये अच्छा है। तो मेरी एक मित्र हैं मोना वासु, एक्ट्रेस हैं बहुत कमाल की, तो उनके पास कैमरा था, मैंने उनसे लेके खींचना शुरू किया। फिर मुझे लगा मैं कितना लेके खींचूं, तो मैंने 2008-9 में मैंने अपना कैमरा खरीदा। फिर धीरे धीरे जो है मैंने लेंसेज में आनंद आने लगा। जूम में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं
वो जो मैं चेहरे को खींचने में मास्टरी है। मैं लड़कियां मुझसे तस्वीर नहीं खिंचाती हैं। क्यों नहीं खिंचाती हूँ? कहती कि अबे तो हर गड्ढा दिखा देता है। हम कहती हैं इसी गड्ढे का तो कमाल है इस तस्वीर में। तो फोटोग्राफी मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम अभिनय में एक मोमेंट पकड़ते हैं और उस मोमेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे ही कैमरा में जब हम लेंस लेके बैठे होते हैं तो हमको वो मोमेंट अगर नहीं मिला तो 10 मिनट लेके बैठे रहेंगे फिर छोड़ देंगे। हमको मोमेंट चाहिए कि वो शक्ल, वो पूरा शरीर उसने कब क्या किया जो कोई अर्थ दे रहा है। तो इसलिए हमको बड़ा मजा आता है खींचने में। लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं हूं, मैं खींचता हूं, मैं खुद देखता हूं और आनंद लेता हूं। बस एक आखिरी सवाल, राजन कोठारी जी को आपने असिस्ट किया है तो डायरेक्शन में आने का कभी मन नहीं हुआ? आपने इतना थिएटर भी किया है, मेरे ख्याल से कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है आपने काम करने के लिए। क्या है कि डायरेक्शन जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगती है कि एक मोमेंट को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं, और वो मोमेंट जो है जब एक्सप्लोर होता है तो वो एक कहानी बयान करता है। ये मुझे नहीं आता। स्क्रिप्ट शूट करना फिल्म नहीं है। बिल्कुल। वो मोमेंट क्या है जिसकी वजह से ये फिल्म बन रही है, और वही मोमेंट जो है उस फिल्म का क्रक्स है। ये हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहानी शूट करते हैं, फिल्म नहीं। मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मेरा शौक नहीं है फिल्म देखना। मैंने बचपन से फिल्में बहुत कम देखी, बहुत कम। अब इधर पिछले 15-20 सालों में मैंने जो भी देखा है वो देखा है। फर्क पाया कुछ? देखिए, हमेशा अच्छे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, इंटेलिजेंट लोग होंगे, काम को समझने वाले लोग होंगे, लेकिन वो लोग को क्या मार्केट देख पाया है? क्योंकि मार्केट का जमाना है, बाजार ही हमें हैंडल करता है। अगर बाजार उस समझदार को, उस इंटेलिजेंट को अगर वो निकाल के नहीं दिखाएगा, तो जैसे निर्मल की घर वापसी आप किसी को भी सुना दीजिए, मैक्सिमम लोग ये कहेंगे क्या है इसमें यार, लेकिन एक प्रोड्यूसर को समझ में आया। उस प्रोड्यूसर ने जब चैनल को सुनाया, मतलब सोनी को सुनाया, तो सोनी को समझ में आया। अब यहां दो समझदार लोग जो हैं कहे कि नहीं ये वर्क कर रहा है, तो एक बहुत ही साधारण सी चीज एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। ऐसा बहुत कम होता है। नए लड़के, नए लोग, तो ये सोनी की अपनी एक समझदारी जो है वो काबिल तारीफ है कि वो चीज़ों को ऐसे भी देखते हैं, या वो प्रोड्यूसर जो इस सीरीज़ को बना रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं कि वो इतनी सरल चीज़ को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उतनी ही सरलता से, और सरल चीज़ बड़ी गंभीर होती है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं लोगों को ये सरल चीज़ की गंभीरता समझ में आएगी, और जिन चीज़ों से समाज को दूर करना चाहिए, जिन कुरीतियों के बारे में हम बात करते हैं, उन्हें दूर करने में ये शो अपनी अहम भागीदारी जरूर निभाएगा। धन्यवाद विनीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।